हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। बात करते हैं स्टूडेंट आज के हमारे न्यू चैप्टर जिसका नाम है भारत की मिट्टियां या सॉइल्स ऑफ इंडिया। ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है जो कि DSSB KVS या NVS CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं DSSB KVS या NVS में, तो ये मोस्टली इंडियन ज्योग्राफी के 9 या 10 टॉपिक से बार बार क्वेश्चन को पुट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डैम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर जितने भी पर्वत हैं, प्रमुख पर्वत हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, झील से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर अभ्यारण्य या सेंचुरी, और उन्हीं में से एक टॉपिक है भारत की मिट्टियां। लगभग 7 या 8 क्वेश्चन अभी तक इन्होंने पूछे हैं। इस टॉपिक को करने के बाद, थ्योरी को पढ़ने के बाद अपने उन टॉपिकों को करेंगे और जो अनदर एग्जाम में मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए उनको भी डिस्कस करेंगे, ताकि जो आपकी टॉपिक के प्रति जो आपकी क्लियरिटी है वो अच्छी से बन जाए। और ये टॉपिक दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में होगा, और ये पूरा का पूरा चैप्टर अपने मैप पे समझेंगे ताकि जो आपकी क्लियरिटी है वो और अच्छे से बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, भारत की मिट्टियां। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आपको मैं 2 या 3 जो फैक्चुअल सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको पहले बता दूं कि जो मिट्टी के अध्ययन या मिट्टी के शास्त्र विज्ञान को क्या बोलते हैं, पेडियोलॉजी बोलते हैं, मृदा विज्ञान। इससे आपको मैं कुछ और हिंट बता दूं कि DSSB एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा देता है जिसमें वो बताता है कि किसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, जिसके पीछे लॉजी वर्ड लगते हैं, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन DSSB NVS KVS ने हमेशा दिया है। तो आपको याद रखना है कि शिक्षा शास्त्र के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं और मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। जैसे अपने उस तरह और बोलते हैं कि जो मक्खियों का पालन करता है उसे क्या बोलते हैं। इससे रिलेटेड जो अध्ययन वाले शब्द हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी, जो मानव शास्त्र का अध्ययन करता है, उसे क्या बोलते हैं। उसके बाद एक फैक्चुअल क्वेश्चन और है कि भारतीय मृदा विज्ञान, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये भोपाल में है। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश है। और भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल भी आपको पता है। एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड पूछा जाता है कि कौन से इंस्टीट्यूट का लोकेशन कहाँ है, उसकी फॉर्मेशन कब हुई है, तो आपको यह भी याद रखना है। तो इससे आपको एक क्वेश्चन और निकल के आता है। मिट्टी के अध्ययन को पेडियोलॉजी कहते हैं या मृदा विज्ञान कहते हैं। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। इसे IISS भी बोला जाता है। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR के नाम से फेमस है, ये आपने सुना होगा इसका नाम। ये नई दिल्ली में है। इसके अकॉर्डिंग जो भारत की मिट्टी है स्टूडेंट, वो अमूमन 8 भागों में विभाजित की गई है। कितने भागों में? 8 भागों में। किसके अकॉर्डिंग? ICAR के कारण। ICAR क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये नई दिल्ली में है। इसके अनुसार जो भारत की मिट्टी है स्टूडेंट, वो लगभग 8 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 8 भागों में। किसके अकॉर्डिंग? ICAR के अकॉर्डिंग। और ICAR का जो संस्थान है वो कहाँ लोकेटेड है? वो दिल्ली में लोकेटेड है। और अपने को मेनली ऊपर वाली 4 मिट्टियों के बारे में पढ़ना है। पढ़ेंगे तो अपने 8 मिट्टियों के बारे में, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, जो फैक्चुअल पढ़ेंगे, जो जानकारी बार बार पूछी जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इन 4 मिट्टियों से पूछी जाती है। तो 4 मिट्टियों को पढ़ेंगे अपने। और वैसे तो 8 भागों में बांटा है। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल, फिर काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल, लाल मिट्टी रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, फिर अपने कह सकते हैं कि अराइड सॉइल या ड्राई सॉइल्स, जिसे शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी भी बोला जाता है, लवण मृदा, उसके बाद पीठमय मृदा और पर्वतीय मृदा। इन 8 को पढ़ेंगे। और मैं आपको कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने मिट्टी के बारे में। सबसे पहली स्टूडेंट मिट्टी है अपनी जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी या कोप या एलुवियल सॉइल जिसे बोलते हैं। ये मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है। लगभग इसी मिट्टी से क्वेश्चन पूछा गया था। पिछले जो 7-8 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से 2 क्वेश्चन तो जलोढ़ मिट्टी की निम्न में से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो जलोढ़ मिट्टी की नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट, जो जलोढ़ मिट्टी का एरिया है आपके अकॉर्डिंग, ये देखो, ये रहा जलोढ़ मिट्टी। और इस कलर की मिट्टी देखिए यहाँ, ये पाई जा रही। यहां आपको पता है कि मेनली जो नदियां बहती हैं वो गंगा यमुना का क्षेत्र है, आपको पता है। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि ऐसा मिट्टी या ऐसी मिट्टी जो नदियों द्वारा लाई जाती है,
यहाँ से आपको पता है कि सतलुज का मैदान स्टार्ट होता है और ये ब्रह्मपुत्र के मैदान तक चलती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। मेनली गंगा यमुना के क्षेत्र या उत्तर भारत के में पाई जाती है। और ये देखिए ये पूर्वी तट पर भी पाई जाती है ये एरिया सी मिट्टी। और ये यहाँ से स्टार्ट होती है गुजरात के तट से, उत्तरी भारत के मैदान, गंगा यमुना का मैदान, सतलुज का मैदान, ये कावेरी महानदी कृष्णा नदी के डेल्टा के पास भी पाई जाती है ये मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? ऐसी मिट्टी जो नदियों द्वारा लाई जाती है। कौन सी? नदियों द्वारा। ऐसी मिट्टी जो नदियों के द्वारा लाई जाती है या पठारों के द्वारा लाई जाती है। पठारी सीधी क्या है? जो पर्वतों या पहाड़ों से लाकर मैदानी क्षेत्र में लाई जाती है या पठारों से लाकर मैदानी क्षेत्र में लाई जाती है, ऐसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी, कोप या कछाड़ी मिट्टी बोलते हैं या एलुवियल सॉइल बोलते हैं, जो नदियों द्वारा लाई जाती है। क्वेश्चन था कि निम्न में से जलोढ़ मिट्टी की विशेषता नहीं है, तो उसमें से एक विशेषता थी कि यह मिट्टी नदियों द्वारा उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल नदियों द्वारा उत्पन्न होती है, ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इसकी और प्रॉपर्टी। क्वेश्चन देखिए, जलोढ़ मिट्टी के जो फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यदि अपने पूरे ऑल इंडिया में एरिया देखें सभी मिट्टियों का, सभी सोइल्स का, सबसे ज्यादा अगर एरिया कोई मिट्टी घेरती है वो तो कौन सी है? एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इन टर्म ऑफ एरिया एलुवियल सॉइल इज फाउंड ऑन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है नेक्स्ट, भारत की मिट्टियों में आपको एक विशेषता देखने को मिलेगी कि भारत की जितनी भी मिट्टियां हैं स्टूडेंट, चाहे 8 मिट्टियां उठा लो, उनमें एक मिट्टी को छोड़कर, पर्वतीय मिट्टी को और दलदली मिट्टी को छोड़कर, बाकी सभी मिट्टी में ना तो आपको नाइट्रोजन मिलेगा, ना ह्यूमस मिलेगी और ना फास्फोरस मिलेगा। अब देखिए ह्यूमस क्या होता है स्टूडेंट? मान लो जमीन, मान लो एक ये धरती है, धरती पर ये पेड़ की पत्तियां गिरी और जीवाश्म का विघटन हुआ। इन दोनों वनस्पतियों और जीवाश्म के विघटन से कार्बनिक पदार्थ बनते हैं या जैविक पदार्थ बनते हैं, जिसको अपने ह्यूमस बोलते हैं। वनस्पतियों और जीवाश्म के दोनों के मिलने से जो कार्बनिक या जैविक पदार्थ बोलते हैं उन्हें ह्यूमस बोलते हैं। ये भारत की मिट्टियों में बिल्कुल नहीं होता। ना ही भारत की मिट्टियों में नाइट्रोजन होती है और ना ही भारत की मिट्टियों में फास्फोरस होता है। और आपको इसी पता है, इसी कारण अपने उनमें क्या मिलाते हैं? यूरिया मिलाते हैं। और यूरिया मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का आपको पता है कि संग्रहण होता है। तो इसी कारण फसलों को उत्पादन के लिए अपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के मिश्रण से जो क्या बनता है? यूरिया बनता है, उसको डालते हैं। भारत की मिट्टियों में एक विशेषता तो आपको प्रमुख रूप से मिल गई, ना तो इसमें ह्यूमस होता है, ना नाइट्रोजन होता है और ना ही फास्फोरस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी में पोटाश एवं चूने की पर्याप्त मात्रा होती है। ये इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है। ना तो इसमें ह्यूमस होता है, ना नाइट्रोजन होता है, ना ही क्या होती है स्टूडेंट? फास्फोरस होता है। लेकिन इनमें पोटाश और चूने की पर्याप्त मात्रा होती है। कौन सी मिट्टी में? आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, जब इस मिट्टी को तोड़ते हैं तो अपने को कैल्शियम कार्बोनेट के बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट चूना, इट मीन्स जलोढ़ मिट्टी में पोटाश और चूने की पर्याप्त मात्रा होती है। एलुवियल सॉइल हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पोटाश एंड लाइम। नेक्स्ट देखती हैं, भारत में उत्तर का मैदान। मैंने आपको कहा था कि ये मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। अभी आपको मैंने मैप दिखाया था, मैप से ये जो भारत का जहाँ नदियों का क्षेत्र है, उत्तर का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का एरिया है। अगर मैं स्टार्ट करूँ, उत्तर भारत का मैदान नदियों वाला, गंगा यमुना वाला क्षेत्र, बेसिन वाला क्षेत्र, फिर तटियों वाला क्षेत्र जो यहाँ था, जो अरब की खाड़ी से आता था, बंगाल की खाड़ी से, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा डेल्टा वाला क्षेत्र। ठीक है। और ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र था, ये सतलुज के मैदानों से स्टार्ट होकर ब्रह्मपुत्र जो असम का एरिया था वहां तक चलती है। कौन सा? ये जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र। भारत में उत्तर भारत का मैदान, सिंध का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गोदावरी का मैदान, कावेरी का मैदान आदि मतलब भागों पर आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। और इस मिट्टी की सबसे अच्छी बात है इसकी सर्वाधिक उपजाऊ क्षमता या फर्टाइल सॉइल। सबसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल आपको मिलेगी कौन सी? उपजाऊ मिट्टी। क्यों मिलती है मैं आपको बता दूं स्टूडेंट। बेसिकली
जैसे ये पहाड़ों से होकर आती है तो अपने साथ पहाड़ों के जो टुकड़े होते हैं उनको लेके आती है नदी, और पहाड़ी टुकड़े, चूना, पत्थर सब कुछ उसमें आपको मिलेगा, और जैसे पानी में आते हैं वो टूट जाते हैं, अपने साथ नई मृदा को लाते हैं। जो नई मृदा होती है उसमें उपजाऊ क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। और इसमें जो गेहूं की जो फसल है उसके उत्पादन के लिए सर्वोत्तम बेस्ट मिट्टी आपको मानी गई है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट है, आपको मैं बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि जलोढ़ मिट्टी है वो मुख्यतः दो भागों में बांटी गई है। कौन से? एक तो बांगर और एक खादर। होता क्या है मैं आपको बता दूं, मान लो ये अपना नदी का क्षेत्र है, इसमें पानी गुजर रहा है, अगर इस नदी में बाढ़ ज़्यादा आ गई तो पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ तक आ जाएगा। और आपको बता दूं कि जब नदी में बाढ़ आती है और ये जलोढ़ मिट्टी नदियों के साथ मिट्टी लेके आती है तो मिट्टी यहाँ तक पहुँच जाएगी, यहाँ तक तो थी मिट्टी, यहाँ तक भी पहुँच जाएगी। तो ऐसी मिट्टी बाढ़ के कारण दोबारा फिर मिट्टी आती है, फिर अगले साल फिर बाढ़ आएगी, फिर अगले साल फिर बाढ़ आएगी, तो ऐसी मिट्टी को कहते हैं खादर मिट्टी, जो नई जलोढ़ मिट्टी लाए। और बाढ़ के कारण बार बार नई मिट्टी होगी, लेकिन कुछ एरिया लिमिटेड होता है जहाँ तक ये बाढ़ नहीं पहुँच पाती, तो वो मिट्टी कौन सी होती है? वो पुरानी मिट्टी होती है जिसे बोला जाता है बांगर। बांगर बाढ़ का पानी ज़्यादा दूर तक नहीं आता, लेकिन नदियों के कुछ बाहर तक निकल जाता है, कुछ बाहर तक जो निकलती है वहाँ तक तो मिट्टी नहीं पहुँच जाती है, जिसे बोलते हैं खादर, न्यू एलुवियल सॉइल। और जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है वो बांगर, पुरानी मिट्टी होती है, ज़्यादा दूर तक नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट है स्टूडेंट लाल मिट्टी। कौन सी? लाल मिट्टी। ये आपको देखने को मिलेगी ये वाला एरिया, देखिए पूर्वी पठार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको तेलंगाना और सीमांध्र जो कि आंध्र प्रदेश हुए थे, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड, और ये आपको पूर्वी भारत की ओर देखने को मिलेगी। कौन सी मिट्टी? लाल, और कहीं कहीं इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि वर्षा के बाद जब ये मिट्टी गीली हो जाती है तो येलो कलर की दिखती है आपको, जो रेड सॉइल बताई है मैंने। तो अपने देखते हैं कि कहाँ पाई जाती है, पूर्वी जो पठार है अपना साउथ इंडिया, वहाँ देखने को मिलेगी। देखिए लेकिन ये केरल वाला भाग है, यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद ये तेलंगाना, सीमांध्र, जो हमारा झारखंड, उड़ीसा और ये पूर्वी भारत है, यहाँ आपको ये मिट्टी स्टूडेंट देखने को मिलेगी। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इस मिट्टी का विस्तार है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो लाल मिट्टी है स्टूडेंट वो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश विस्तार हो जाता है। उसके बाद ये जो आपको देखने को मिलेगी पूर्वी भारत की ओर। तो देखते हैं इसके फैक्चुअल कुछ टॉपिक। लाल मिट्टी मैंने आपको बता दिया है कि भारत में किस एरिया में ये पाई जाती है। सबसे ज़्यादा ये एरिया जो घेरती है वो तमिलनाडु का घेरती है। फिर तमिलनाडु से अपने ऊपर जाते हैं तो आपको इधर आंध्र प्रदेश दिखेगा, इसका आपको तेलंगाना दिखेगा, झारखंड, यहाँ हल्का हल्का मध्य प्रदेश घेर लेती है। उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद पूर्वी भारत। इस मिट्टी की विशेषता क्या मैं आपको बता दूं, ये मिट्टी है ना, इस मिट्टी में आपको लाल कण दिखेंगे, लोहे। इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा लोहा मिलता है। और आपको पता है कि जब लोहा वायु, इट मीन्स ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो स्टूडेंट इस लोहे पर जंग लग जाती है और लोहे का भार बढ़ जाता है, जिसे आप लोहे पर जंग लगना कहते हैं या फेरस ऑक्साइड कहते हैं। जैसे इस मिट्टी पर लोहा होगा, लोहा पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो लोहे, उस मिट्टी का रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो लोहे का कलर क्या होता है? लाल। तो इस मिट्टी में भी लोहा है, उसका कलर भी लाल हो जाएगा। इस कारण ये मिट्टी आपको लाल दिखती है। क्वेश्चन आता है कि लाल मिट्टी का लाल कलर होने के पीछे रीजन क्या है? तो फेरस ऑक्साइड Fe2O3, जिसे कहते हैं कि लोहे पर जंग लगना, इस कारण ये लाल दिखाई देती है। उसके बाद भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से तमिलनाडु राज्य में लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा विस्तृत है। द रेड सॉइल इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट टर्म ऑफ एरिया इन इंडिया। ये आपको याद रखना है, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। मैंने आपको पहले बता दिया कि भारत की मिट्टियों में ह्यूमस भी नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन भी नहीं मिलेगी और फास्फोरस भी नहीं मिलेगी। लाल मिट्टी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें अपने जो मोस्टली जो गेहूँ हैं वो उत्पादन कर सकते हैं, ना ही धान। तो देखिए लाल मिट्टी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी नहीं है। इसमें ज़्यादातर जो मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, मक्का इत्यादि बोए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट।
नेक्स्ट है तमिलनाडु के बाद, आपको मैंने ये भी बताया था कि तमिलनाडु के बाद सबसे ज़्यादा ये कहाँ मिलती है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, ऊपर से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, उड़ीसा और उत्तरी भारत में आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, और केरला को छोड़ देना है। आपको पता है कि ये मिट्टी ऐसे आती है और केरला वाला पोर्शन उन्होंने छोड़ा हुआ है, तो केरला कहीं ना कहीं दे देता है। ये पूर्वी भाग अपने कह सकते हैं कि आपको पता है कि ये जो दक्षिणी भारत का जो पठारी भाग है, यहाँ से ये मिट्टी ऐसे जाती है, तो ये केरल को छोड़ा हुआ है इस पार्ट को। ठीक है स्टूडेंट, तो ये उपजाऊ इसलिए होती नहीं है क्योंकि यहाँ वर्षा ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट तीसरी इंपॉर्टेंट जो मिट्टी है स्टूडेंट, वो है काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। ये रहा काली मिट्टी का क्षेत्र। हुई क्या बात है स्टूडेंट, प्राचीन टाइम में यहाँ आपको दक्कन का पठार और मालवा पठार देखने को मिलेगा। हुआ क्या था, यहाँ प्राचीन टाइम में ज्वालामुखी थे, ये चट्टानें थी, वो एक तरह से चट्टानों से लावा निकला और लावा इस मिट्टी पर जाके बिछ गया, इस कारण से लावा मिट्टी भी बोला जाता है। और लावा के कारण ये मिट्टी क्या होगी स्टूडेंट, काली हो गई। मेनली मालवा के पठार और दक्कन के पठार में आपको देखने को मिलेगी। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दक्कन के पठार और मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ज्वालामुखी से जो लावा निकला था वो यहीं बिछ गया था। और काली मिट्टी की मैं आपको बात बता दूं स्टूडेंट, काली मिट्टी में कपास की जो खेती होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इस कारण से ब्लैक कॉटन भी बोला जाता है। बाकी इसके फैक्ट देखते हैं अपने। आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से एरिया में पाई जाती है, तो मैं आपको एरिया बता देता हूँ। आपको मेनली जो एरिया घेरती है वो मध्य महाराष्ट्र घेरती है। सबसे ज़्यादा अगर ब्लैक सॉइल आपको कहाँ मिलेगी, वो देखने को मिलेगी कहाँ? महाराष्ट्र में, और उसके बाद गुजरात में। आपको पता है कि ब्लैक सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है, कॉटन बहुत ज़्यादा होती है। और आपके माइंड में ये आएगा कि अगर जहाँ ब्लैक सॉइल है वहाँ ब्लैक कॉटन ज़्यादा होगी, लेकिन नहीं, गुजरात में भी ब्लैक सॉइल पाई जाती है और यहाँ कॉटन की सबसे ज़्यादा आपको खेती देखने को मिलेगी। और इस ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोला जाता है स्टूडेंट। उसके बाद ये महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरी कर्नाटक में भी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जो लास्ट वाला हड़ौती क्षेत्र है, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, इस एरिया में आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्सा जो है हड़ौती क्षेत्र, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, यहाँ आपको देखने को मिलेगी कौन सी? ब्लैक सॉइल। फैक्ट देखते हैं स्टूडेंट इसके अपने। ये देखिए फैक्ट देखिए स्टूडेंट इसके, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बेसाल्ट चट्टानों के निर्माण से हुई है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ये लिखा ब्लैक सॉइल वाज फॉर्मड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेसाल्ट रॉक ड्यू टू वोल्केनो। ठीक है, जैसे वोल्केनो फूटा उसमें लावा निकला और लावा जमीन पर बिछ गया, जिसके कारण इसे लावा मिट्टी भी अपने कह सकते हैं, काली मिट्टी भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी और बात, इसके और नाम क्या है वो अपने देखते हैं। काली मिट्टी का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो ज्वालामुखी के लावे से निकलने के कारण इसका निर्माण हुआ। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, उत्तरी कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगी ये मिट्टी। ये मेनली दक्कन के पठार और मालवा के पठार में भी मिलती है आपको भूमि मिट्टी। अब इसके जो इंपॉर्टेंट नाम है जो पूछे जाते हैं, पेपर में पूछे जा चुके हैं। दक्षिण भारत में रेंगूर मिट्टी के नाम से इसे जाता है, रेंगूर मिट्टी इसका दूसरा नाम है। केरल में शाली, उत्तर भारत में इसे केवाल या करेल, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरुनोजम के नाम से जाना जाता है। कहता है, आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय पर मिट्टी को 11 भागों में बांटा गया है, वो अपने नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसे पूछा जाता है कि चेरुनोजम मिट्टी भारत की किस मिट्टी से संबंधित है, या भारत में इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो चेरुनोजम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने कि काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन बिल्कुल कम होता है। ये प्रॉपर्टी तो सब मिट्टियों की मिलेगी आपको देखने को। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। और किसकी मात्रा अधिक होती है स्टूडेंट? लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। इसकी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको मैं बताता हूँ, इसमें पोटाश की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ये इसकी बेस्ट प्रॉपर्टी है, पोटाश की मात्रा। और इस मिट्टी का जो काला रंग है टिटनी फेरस मैग्नाइट के कारण होता है। आपको बता दूं, इसमें इस प्रकार के आपको ये मिलेंगे, लोहा, चूना, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का एक अयस्क है टिटनी फेरस मैग्नेटाइट, जिस कारण इस मिट्टी का रंग क्या होता है? काला होता है। और लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है स्टूडेंट? फेरस ऑक्साइड के कारण, Fe2O3 के कारण होता है।
नेक्स्ट है काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट है। इस कारण से ब्लैक कॉटन भी बोलते हैं इस मिट्टी को, या ब्लैक ये कॉटन सोइल भी बोलते हैं। और सबसे बेस्ट इसकी प्रॉपर्टी ये रही, काली मिट्टी की विशेषता क्या होती है, ये जल्दी काली मिट्टी में जल जल्दी नहीं सूखता है, अर्थात इसके द्वारा अवशोषित जल अधिक दिनों तक बना रहता है। ये मिट्टी है जैसे इसके अंदर वर्षा का पानी गया, ये जो मिट्टी है इसको अपने अंदर सोख लेगी और मिट्टी में नमी बनी रहेगी। क्या ऊपर से तो इसको सोख लेगी, लेकिन मिट्टी में क्या बनी रहेगी स्टूडेंट, नमी बनी रहेगी। और इसके कारण यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। गन्ने की खेती सबसे बेस्ट मान सकते हैं अपने, गन्ने की खेती और धान की खेती के लिए पानी सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, तो यहाँ पानी अंदर बना रहता है। और काली मिट्टी विशेषता है कि ये जल्दी जल को सोखती नहीं है, ऑब्जर्व नहीं करती है, ड्राई नहीं होती है। इसमें मिट्टी में धान की उपज अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर गुजरात में पाई जाती है। मैंने आपको बता दिया था, और गुजरात में कॉटन सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मिट्टी है स्टूडेंट वो है लेटराइट मिट्टी। कौन सी? लेटराइट मिट्टी। ये देखिए यहाँ आपको देखने को मिल रही लेटराइट मिट्टी, ये देखने को मिल रही हल्की हल्की लेटराइट मिट्टी। उसके बाद यहाँ आपको जो नदी वाला क्षेत्र है, यहाँ आपको ये देखने को मिल रही है कौन सी? लेटराइट मिट्टी। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट, ये जो लेटराइट मिट्टी थी यहाँ थी। इसकी एक सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट विशेषता है कि लेटराइट मिट्टी उन्हीं स्थान पर पाई जाती है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा अत्यधिक गर्मी होती है। उन्हीं एरिया में ये आपको देखने को मिलेगी। आपको बता दूं कि ये जो एरिया है, यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से अरब सागर से यहाँ आपको बारिश मिलती है और बारिश खूब होती है इस एरिया में। और गर्मी में आपको पता है कि केरल वाले में गर्मी बहुत होती है। आप कहीं घूमने गए हो तो कितने सारी सदा वहाँ आपको एक इक्वल टेम्परेचर बना रहता है। सर्दी गर्मी में लोग आपको बीच पर देखने को मिलते हैं। अत्यधिक वर्षा होती है और अत्यधिक गर्मी होती है। लेटराइट मिट्टी आपको उसी स्थान पर मिलेगी जहाँ अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक क्या होगी? गर्मी होगी। पश्चिमी घाट देखिए, अरब सागर वाला पश्चिमी घाट ये रहा। ठीक है, केरल में सर्वाधिक वर्षा होती है और महाराष्ट्र में भी। उसके बाद आपको उड़ीसा तट पर देखने को मिलेगी, ये उड़ीसा तट है। उसके बाद आपको शिलांग पठार, ये रहा शिलांग पठार में देखने को मिलेगी आपको यहाँ मिट्टी। उसके बाद झारखंड की राइफल या राजमल पहाड़ियाँ, ये आपको देखिए, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको कहाँ देखने को मिलेंगी। ये वाला पश्चिमी घाट जो कि अरब सागर से वर्षा करता है, मोस्टली केरल। उसके बाद महाराष्ट्र का कुछ एरिया फिर आपको देखने को मिलेंगी। ये आपको ये रहा झारखंड की राजमल पहाड़ियाँ। ठीक है, उड़ीसा का उष्णकटिबंधीय तट। उसके बाद आपको शिलांग, ये जो एरिया है शिलांग पठार वाला, यहाँ भी आपको चेरापूंजी वाला वर्षा कितनी होती है, यहाँ आपको ये देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इस मिट्टी में आपको मेनली जो लोहा और पुट्टी एल्यूमिनियम है, इसके ऑक्साइड आपको देखने को मिलेंगे। इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है स्टूडेंट? जो सिलिका होता है उसके निक्षालन से होता है, लीचिंग से होता है। होता कैसे, काम बता दूं आपको। लीचिंग होता कैसे है? मान लो ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, आपको पता है यहाँ अत्यधिक बारिश होती है, फिर गर्मी होती है, फिर बारिश होती है, गर्मी होती है। इस साइकिल में क्या होता है, जो बारिश होती है वो ऊपर जो मिट्टी होती है उसके जो नीचे सिलिका के पदार्थ हैं या खनिज पदार्थ हैं उनको नीचे रहती है मिट्टी के, और ऊपर जो मिट्टी रहती है उसे क्या बोलते हैं? लेटराइट मिट्टी। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसका निर्माण सिलिका के लीचिंग से होता है, सिलिका के निक्षालन से होता है। तो लेटराइट मिट्टी है जिसका निर्माण सिलिका के निक्षालन या लीचिंग से होता है। ये मिट्टी है, बारिश के कारण यहाँ खनिज और सिलिका मिट्टी के नीचे चले जाएंगे, जिसके कारण इस मिट्टी का निर्माण होगा स्टूडेंट। और ये एक अनुपजाऊ मिट्टी है, ज़्यादातर यहाँ उपजाऊ क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ये जो मिट्टी है इसका रंग लाल होता है, जैसे ईंट का रंग नहीं होता। तो क्वेश्चन बताते हैं कि ईंट के रंग जैसी कौन सी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी? कौन सी है स्टूडेंट? वो ये लेटराइट मिट्टी है। या ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? लेटराइट मिट्टी होती है। लेटराइट पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। उसके बाद ये आपको यहाँ देखने को मिलेगी, उड़ीसा तट पर देखने को मिलेगी, उष्णकटिबंधीय तट शिलांग पठार पर देखने को मिलेगी, झारखंड की राजमल पहाड़ियों पर देखने को मिलेगी। और लोहे और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड सबसे ज़्यादा होते हैं, और सिलिका के लीचिंग या निक्षालन के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा ये मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ वर्षा होती है 200 सेमी से अधिक, और अत्यधिक गर्मी होती है, और अनुपजाऊ क्षमता होती है इस मिट्टी की। तो मैंने आपको सब इसके फैक्ट बता दिए स्टूडेंट। और कुछ फैक्ट देख लेते हैं अपने इसके।
तो देखिए, भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से लैटराइट मिट्टी को चौथा स्थान प्राप्त है। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी आती है, उसके बाद लाल मिट्टी आती है, लाल मिट्टी के बाद काली मिट्टी आती है, काली मिट्टी के बाद आपको लैटराइट मिलेगी। कई बार क्रम पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा मिट्टी जलोढ़, उसके बाद लाल, उसके बाद काली, उसके बाद आपको लैटराइट सॉइल मिलती है। उसके बाद है लैटराइट मिट्टी में मैंने आपको बताया था कि लोहे, Fe प्लस एल्यूमिनियम के ऑक्साइड आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश चुनने की कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। लेटराइट मिट्टी चाय और कॉफ़ी फसल के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। केरल में होता है चाय कॉफ़ी, आपको असम वाला शिलांग पठार पर चाय देखने को मिलेगी, कहवा के क्षेत्र मिलेंगे आपको देखने को। लेटराइट मिट्टी चाय और फसल के लिए, कॉफ़ी के लिए अत्यधिक मतलब उपयुक्त मानी गई है। भारत में लेटराइट मिट्टी असम, मैंने बता दिया, शिलांग पठार, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य का थोड़ा हिस्सा दिखाया था, अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। केरल में भी ये मोस्टली पाई जाती है, और देखिए सबसे ज़्यादा केरल में पाई जाती है। और उसके बाद यह मिट्टी काजू फसल के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। देखिए आपको इस प्रकार देखी थी, यहाँ केरल था, गोवा था, महाराष्ट्र था, तो गोवा में काजू होते हैं, तो गोवा में भी ये मिट्टी पाई जाएगी, आपको देखने को मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं अपने को। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगली मिट्टी है पर्वतीय या जो वन मिट्टी है, वो मैं आपको बता दूं कहाँ मिलेगी। ये देखिए पर्वतीय, पर्वत अपने कहाँ है सबसे ज़्यादा। ये देखिए भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र है वो यहाँ से जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद ये नेपाल में तो अपना नहीं है, फिर उसके बाद यहाँ क्या आता है, सिक्किम आ जाते हैं, सिक्किम को तोड़कर फिर भूटान छोड़ देते हैं, फिर ये अपना असम वाला एरिया या अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया आ जाएगा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर आपको अरुणाचल प्रदेश में ये मिट्टी देखने को मिलेगी। इसे पर्वतीय या वन मिट्टी भी कहते हैं, फॉरेस्ट सॉइल, या अपने कह सकते हैं कि हिल सॉइल्स बोला जाता है इसे। और ये मिट्टी इसमें ह्यूमस मात्रा पाई जाती है। मैंने आपको कहा था भारत की किसी मिट्टी में ह्यूमस नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर्वत बहुत होते हैं, तो पत्ते गिरेंगे नीचे, पत्ते गिरेंगे, फिर आपको जीवाश्म देखने को मिलेगा, फिर वर्षा होगी, तो उसी के कारण आपको ह्यूमस देखने को मिलेगा इस मिट्टी में। किस मिट्टी में? इस मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? पर्वतीय मिट्टी में। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। और इसमें ह्यूमस की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, और इस मिट्टी में अम्लता का गुण होता है। और यहाँ आपको सेब, नाशपाती देखने को मिलेगी। बागवानी के लिए मिट्टी बेस्ट मानी गई है। और आपको पता है कि जो पर्वतों पर जो कृषि की जाती है उसे जूमिंग कृषि कहते हैं। कौन सी? जूमिंग कृषि, वालर कृषि। और ये जो फसल है, ये बागवानी, ये मिट्टी है, ये बागवानी फसलों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेब हो गया, नाशपाती हो गया, आदि फसलों के उत्पादन के लिए मिट्टी बेस्ट मानी गई है। और देख लेते हैं इसके फैक्ट देख लेते हैं। ये देखिए पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ और पत्थर की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि पर्वत के ऊपर जैसे पानी आएगा, पानी से कंकड़ ले आएगी, और इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। खासकर बागवानी कृषि की जाती है, सेब, नाशपाती। जूमिंग खेती कहते हैं, जो पहाड़ों पर की जाती है। उसके बाद जूमिंग खेती सबसे ज़्यादा नागालैंड में की जाती है। ये बात मैं आपको बता दूं, जूमिंग खेती नागालैंड में की जाती है। और पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मसाले आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मिट्टी देखते हैं अपने को, शुष्क और मरुस्थलीय या ड्राइड मिट्टी जिसे बोलते हैं, शुष्क मृदा। वैसे ये जो मिट्टी है ये उपजाऊ मिट्टी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। ये आपको वहाँ देखने को मिलेगी जहाँ एक तरह से कम सिंचित क्षेत्र है, वहाँ आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपको मैं बता दूं, राजस्थान का एरिया हो गया, गुजरात का कच्छ एरिया हो गया, पंजाब का दक्षिण एरिया हो गया, यहाँ आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। यदि यहाँ पानी है तो ये मिट्टी बहुत अच्छी बन सकती है। शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी में घुलनशील लवण एवं फास्फोरस लवण की मात्रा अधिक होती है स्टूडेंट। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक मात्रा कम होती है। यह मिट्टी तिलहन के उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। मैं आपको बता दूं, जितने भी तिलहन है जिसमें तेल निकलता है, और राजस्थान में ये जितने भी तिलहन है, ज्वार, बाजरा, मक्का, इनमें राजस्थान सर्वोपरि है, क्योंकि यहाँ ऐसी मिट्टी में तिलहन की जितनी भी फसलें हैं उनकी उत्पादकता सबसे ज़्यादा की जाती है। ये देखिए सबसे पहले शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी में घुलनशील लवण या फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस की मात्रा कम होगी। जैसे मैंने ऑलवेज आपको बताया है, तिलहन के उत्पादन के लिए बेस्ट है। द सॉइल इज कंसिडर मोर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, और ज्वार बाजरा के लिए है, और ये सबसे कम उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी? शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी या ड्राइड मिट्टी, जो राजस्थान में आपको देखने में मिलेगी, गुजरात के एरिया में, दक्षिण पंजाब का हल्का सा एरिया जहाँ आपको ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी
लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी, इसके उपनाम है लवणीय मिट्टी के क्षारीय मिट्टी, रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी व कलर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय भाषाओं में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्षारीय मिट्टी वैसे क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर जल की निकास की सुविधा नहीं होती। आपको ध्यान होगा कि जल निकास की सुविधा आपको कहाँ नहीं देखने को मिलेगी। जैसे ये एरिया भारत का और बनाए तो आपको यहाँ राजस्थान देखने को मिलेगा, राजस्थान में जल की सुविधा नहीं है। गुजरात का हल्का एरिया जहाँ जल की सुविधा नहीं है वहाँ आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। यदि यहाँ जल पहुँच जाए तो आपको यहाँ खेती बहुत अच्छी मिल सकती है, यहाँ की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है आपको, जहाँ पानी नहीं होता, लेकिन जहाँ पानी पहुँच जाए वहाँ ये मिट्टी बहुत अच्छी बन सकती है, उपजाऊ क्षमता ज़्यादा हो सकती है इसकी। ठीक है स्टूडेंट, ये जहाँ जल की सुविधा नहीं होती वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है, लेकिन जल मिल जाए सिंचाई के लिए तो ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ये मिट्टी अमूमन आपको कहाँ देखने को मिलती है, जहाँ हरित क्रांति वाला क्षेत्र था वहाँ ये मिट्टी आपको देखने को मिल सकती है। वैसे क्षेत्र में मिट्टी सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण यह मिट्टी क्या होती है, क्षारीय। जिप्सम की पट्टी बन जाती है वाइट कलर की, तो उसके कारण ये क्या होती है, ये क्षारीय हो जाती है। और हरित क्रांति वाले क्षेत्र, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में जब ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी तो वहाँ उपजाऊ क्षमता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल। ये देखिए, यहाँ आपको जैसे ही आप इंडिया का मैप बनाते हैं इस प्रकार से मैप बनता है। ये जहाँ ये राजस्थान होगा, राजस्थान का हल्का सा ऊपर जगह जो उत्तरी जिला है श्री गंगानगर बोला जाता है, जो हमारा जिला जहाँ का मैं रहने वाला हूँ प्रॉपरली, वहाँ आपको पता है कि गंगा नहर आई है, सतलुज से वहाँ बांध बना था और यहाँ इतनी अच्छी खेती की जाती है, गेहूं की फसल बहुत पैदावार होती है। इस कारण इसे राजस्थान का धान का कटोरा भी बोला जाता है। किसको, श्री गंगानगर को, क्योंकि यहाँ हरित क्रांति के कारण नहरों का आवागमन हो गया था जिससे सिंचाई बहुत अच्छी होती है श्री गंगानगर का जिला। ठीक है, उसके बाद भारत में क्षारीय मिट्टी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान एवं केरल के तटवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। क्षारीय मिट्टी में नारियल की अच्छी खेती होती है। तो जैसे ही केरल के तटवर्ती भागों में कुछ कुछ पाई जाती है वहाँ आपको नारियल की खेती भी अच्छी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जैविक मिट्टी या पीट मिट्टी। जैविक मिट्टी को दलदली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और दलदला एरिया जो है वो आपको पता है कि बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के नीचे वाला एरिया, जहाँ क्या कहते हैं बंगाल की खाड़ी के कारण वर्षा होती है, वहाँ दलदली भूमि ज़्यादा होती है और दलदली में ह्यूमस बहुत ज़्यादा होती है। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में होता है। जहाँ पानी होगा, पानी के कारण मिट्टी क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी, दलदली हो जाएगी, ह्यूमस ज़्यादा आ जाएगा, पत्ते गिरेंगे, जीवाश्म ज़्यादा होगा तो ह्यूमस भी बहुत ज़्यादा होगा। दलदली मिट्टी में फास्फोरस और पोटाश की मात्रा कम होती है लेकिन लवण की मात्रा अधिक होती है। दलदली मिट्टी भी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। तो आपको पता है कि वहाँ जूट सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ, पश्चिम बंगाल एरिया में, तो वहाँ ये अच्छी मानी जाती है वहाँ के लिए मिट्टी। ठीक है स्टूडेंट, ये थे हमारे मिट्टी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यदि आपको लगा है वीडियो अच्छा तो लाइक और शेयर कीजिए और उन सभी से आप शेयर कर दीजिए ग्रुप में जो DSSB, KVS या किसी भी टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगी। धन्यवाद।